सभी बंधुओं को नमस्कार। फिर से स्वागत करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। पिछला वीडियो जो है इस टेस्ट का, पहले टेस्ट का पार्ट 1 वीडियो जो है हम लोग ने हमने अपलोड कर दिया है और उसी उसी टेस्ट का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं 26वें प्रश्न से। ठीक है, चलिए। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है मतलब क्या? औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक एवं तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। तो 26वें प्रश्न का जो आंसर होगा आपका जो है वो सी होगा। देखिए, जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो समाज से भी होता है और कानून से भी होता है। तो समाज में आपका क्या आ जाएगा? अनौपचारिक आ जाएगा, कानून में क्या आ जाएगा? औपचारिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा होता है। समाजशास्त्री सामाजिक नियंत्रण को इस तरह परिभाषित करते हैं कि समाज के मानदंड, नियम, कानून और संरचनाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है, ठीक है। समाजशास्त्री कहते हैं कि मानदंड होता है, नियम होता है, कानून और संरचनाएं होती हैं, मानव व्यवहार को क्या करती हैं? ये नियंत्रित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? मतलब सामाजिक परिवर्तन होने का जो सबसे प्राचीन विचार है वो कौन सा है? तो 27वें कौन सा होगा? वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। उद विकासवादी, ठीक है ना। उद विकासवादी जो है सबसे प्राचीन विचार है सामाजिक परिवर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, उद विकासवादी अवधारणा बहुत प्राचीन है, ठीक, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है किसी निश्चित दिशा में अंतर एवं क्रमिक बदलाव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उद विकासवादी परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में जो परिवर्तन होता है, एक ठीक है, क्रमिक बदलाव जो क्रम से होता है उसको क्या कहते हैं? उद विकासवादी परिवर्तन कहते हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में उद विकासीय सिद्धांत का शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखनों से हुई, किंतु बाद में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इमाइल दुखीम, वी जॉर्डन चाइल्ड, पारस्पर जैसे विभिन्न भिन्न प्रकार के लेखकों द्वारा इस सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब उद विकासवादी होता है ये क्रमिक विकास है, और तमाम जिनका नाम लिए हैं जो भी समाजशास्त्री रहे हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में इस चीज़ को अपनाया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 28वें प्रश्न पे। ठीक है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? देखिए, आपको जो लग रहा है कि मैं तेज पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप ध्यान सुन सकते हैं। देखिए, पहला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें जो है हमारे समाजशास्त्रियों का बहुत ज़्यादा विश्लेषण दिया हुआ है। उसके बाद जो है सारे चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होंगे। उसमें साइंस होगा और मतलब जो जो समाज से जुड़े प्रश्न होंगे वैसे होंगे, सिंपल प्रश्न होंगे, ठीक है ना, कंसेप्चुअल प्रश्न होंगे। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसके बाद जो है बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हमारे समाजशास्त्री लोग आ रहे हैं तो जानते ही हैं जो भी वो देते हैं सिद्धांत, तो थोड़ा सा टफ होता है समझना उस चीज़ों को। तो 28वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सी, एक मिनट, क्या होगा? एस.एन. श्रीनिवासन साहब। अब देखिए, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए एस.एन. श्रीनिवासन ने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। अब देखिए 29वें प्रश्न पे आते हैं। उद विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? उद विकास के स्थान पर जो है स्टेजेज ऑफ कल्चर का विकास किसने? उद विकास क्या था? क्रमिक रूप से जो है विकास था। तो स्टेजेज ऑफ कल्चर का कौन उसकी जगह पर किसका कौन प्रयोग किया? तो 29वें का हो जाएगा सी, ई.बी. टायलर ने। ई.बी. टायलर ने क्या किया? स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग किया उद विकास के स्थान पर, ठीक है ना। देखिए, उद विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर का प्रयोग ई.बी. टायलर ने किया। चलिए, डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? देखिए, डिप्थीरिया क्या है? एक प्रकार का रोग है, ठीक है ना। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। देखिए, बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने वाला लकवा होना,
ठीक है। चलिए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु को कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाड डिप्थीरियाई कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है। डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। हृदय एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने में लकवा हो जाता है। ये स्नायु द्वारा मतलब कि जो सांस नली है वो प्रभावित होने से क्या होता है, लकवा होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए एक तीसरे प्रश्न पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। खाएं खाएं खांसी का उद्भव अवधि 10 दिन होती है और वह कि इस कारण से होती है, मतलब किस कारण से होती है। ठीक है। 31 देखिए इस प्रश्न का आंसर है ए। क्या होगा, बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस। बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस, ठीक है ना। खाएं खाएं खांसी का उद्भव अवधि 10 दिनों की होती है। ठीक है, 10 कितने दिन की होती है, 10 दिनों की होती है। और बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस इस काली खांसी या कुकर खांसी, इसे काली खांसी या कुकर खांसी भी कहते हैं। कुकर खांसी विशेषकर बच्चों में एक विशेष कीटाणु द्वारा फैलती है। अधिक दिन तक रोग रहने से दुर्बल बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 32वां प्रश्न पे। संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों में, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है। ठीक है ना, तो यह कथन है ए मैकवाइजर और पेज साहब का। ठीक है ना। देखिए संस्कृत को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें मैकावाइयर तथा पेज महोदय ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावनात्मक अभियानों का संसार है। इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिपाद है। यह हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्यकलापों, कला, साहित्यों, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। देखिए जो भी स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको आपको याद रखना होता है। ठीक है। और हम तो कहते हैं कि एक जगह स्टेटमेंट लिख लीजिए और कम से कम 10 स्टेटमेंट, 10 या 15 या 20 स्टेटमेंट जो है याद कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर एलिमिनेट करने के लिए आएगा तो आप एलिमिनेट कर जाएंगे। इससे अधिक याद करने की कोशिश करेंगे तो याद भी नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक जगह लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए और एलिमिनेशन मेथड से भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो ये कहे थे, ये तो वो कहे थे, हो सकता है ये ना कहे हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए 33वें प्रश्न पे आते हैं। किस विद्वान ने एक विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो 33 का होगा सी, मैकाइवर साहब ने। ठीक है ना, मैकाइवर साहब ने। अब देखिए प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री मैकाइवर महोदय ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने माना कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह का स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। उन्होंने बहुविवाह, जिसमें एक जो है महिला या एक पुरुष जो है कई महिलाओं से शादी करता है, उसका उन्होंने अपने माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से विरोध किया है। ठीक है। चलिए 34वें प्रश्न पे आते हैं। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में है। देखिए जितने भी ये सन हैं, खासतौर से बालकों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित, एकदम इसको रट जाना है आप लोगों को। ठीक है ना, एकदम आने ही वाने हैं। 33वां का जो है सीधा लगा दिए थे, याद है। 34वां प्रश्न का होगा ए होगा। ठीक है। क्या होगा, ये 1929 में ही आ चुका था, अंग्रेजों के ज़माने में ही बाल विवाह निरोध अधिनियम। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा थे। किसके, जो 14 वर्ष और 18 वर्ष वाले की बात कर रहे हैं। ठीक ना, जिनके नाम पर इसे शारदा नियम भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शारदा नियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1929 में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 35वें प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। 35वें प्रश्न पे, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। ठीक है, समाज पर दहेज प्रथा का क्या कुप्रभाव है। 35वें का आंसर है डी डी, ऋणग्रस्तता।
उससे क्या होता है, इंसान जो है दहेज देने के चक्कर में ऋणग्रस्त हो जाता है, ठीक है ना। समाज पर दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कुप्रभाव जो है ऋणग्रस्तता है, ठीक ना, के रूप में होता है। समाज में दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक अभिशाप बन गया है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, चाहे वे शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, बढ़ावा देता है, ठीक है। दहेज क्या करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों को, दोनों प्रताड़ना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं 36 पे। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किस जो है समाजशास्त्री से संबंधित है, तो 36 के कौन सा होगा, बी, अल्बर्ट बंडूरा साहब से। देखिए, सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी पर्सनालिटी का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांतिवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक अधिगम को महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक ना। वो क्या करते थे, सामाजिक अधिगम को क्या मानते थे, महत्वपूर्ण। सामाजिक अधिगम का आशय है कि बालक अपने परिवेश के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अर्जन करता है। मतलब कहने का मतलब उनका हिसाब से बालक जो है अपने समाज से सीखता है, समाज में जो हो रही है घटनाएं होती हैं उनसे सीखता है। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास तथा समय समय पर परिमार्जन होता है। मतलब इससे क्या होता है, बच्चे का समाज से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और समय समय पर वो अपने में बदलाव भी करता है। आते हैं 37वां प्रश्न पे। देखिए, हमारा एक जो है, जो भी बहनें हमारे पीटी का एग्जाम देना चाहती हैं, हमारा एक इसी चैनल में जो है पीटी सुपर फास्ट रिवीजन और ग्राफ के क्वेश्चन, देखिए ग्राफ और तालिका जो है 20 नंबर का आने वाला है। इससे संबंधित ये एकदम एकदम बिगनिंग से बताया जाएगा, एकदम शुरुआत से एकदम, और आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। और इसमें ट्रिक बताया जाएगा कैसे समय बचाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37वें प्रश्न पे आते हैं। एक डैश में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जुड़ते हैं, ठीक है। तो उसका होगा ए, एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जुड़ते हैं, ठीक है। सहोदर मतलब होता है एक ही उदर से, एक ही पेट से जो भाई बहन पैदा होते हैं, मतलब एक माँ के बच्चे, ठीक है ना। चलिए 38वां प्रश्न पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण है। कृमि हाथी पांव एक प्रकार का रोग है, ठीक है। तो 38वां का होगा सी, फाइलेरिया वंश। जो फाइलेरिया वंश होते हैं, देखिए कृमि हाथी पांव होता है, पांव जो एकदम मोटा होता है हाथी की तरह, उसी को कहते हैं कृमि हाथी पांव। तो उसके उसके जिम्मेदार कौन है, फाइलेरिया वंश। देखिए फाइलेरियम कृमि हाथी पांव रोग का कारण होता है उचेरिया उचेरिया बैंक्रोफाइटा और बुचेरिया मैलिया, ऐसे फाइलेरिया कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपात की लसिका वाहिकाओं लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाली दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। ये रोग हस्तीपाद माने हाथी पांव, ठीक है, फाइलेरिया अथवा फाइलेरियासिस कहलाता है। रोगवाहक मादा मच्छर, जो रोगवाहक होती है, कौन मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है, जिसको क्यूलेक्स, ठीक है ना। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो रोगजनक उस व्यक्ति को शरीर में संचरित हो जाता है। देखिए क्यूलेक्स मादा मच्छर होती है, जब वह काटती है तो क्या होता है, ये हाथी पांव का रोग हो जाता है। चलिए 29वें प्रश्न पे आते हैं। 39वें प्रश्न पे, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वाहक है। किसके द्वारा जीका वायरस वाहक होता है बताइए, तो इसमें का ए, वो भी किससे होता है, जीका वायरस मच्छर से होता है, ठीक है ना। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है, मतलब मच्छर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जीका मतलब कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले जो है युगांडा में 1947 में हुई थी। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला के वायरस से प्रभावित होता है तो बच्चे के मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है अगर गर्भवती महिला काट ले तो, जो सामान्य सिर से भिन्न होता है, जो सामान्य सिर से क्या होता है, अलग होता है। चलिए 40वें प्रश्न पे आते हैं। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों का उत्पत्ति कारण, ठीक है। कालाजार किस किस के कारण उत्पत्ति होता है, ठीक है। 40वें प्रश्न का आंसर होगा ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण, ठीक है ना। देखिए काला ज्वर या कालाजार लिस्मेनियासिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। यह लिस्मेनियासिस डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से होता है। देखिए किसके कारण होता है,
लिस्मैनिया डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से ये होता है कौन सा? काला ज्वर, जिसकी उत्पत्ति अधोमुखी युग्मक विखंडन से होता है। देखिए ये बोला कि इस जीव का उत्पत्ति कैसे होता है, तो अधोमुखी युग्मक विखंडन से होता है, ठीक है ना। काला आजार इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमित करता है। जो काला जार ज्वर होता है क्या किसको संक्रमित करता है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमित करता है। चलिए एक तरीके पे आते हैं। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। मतलब किस वृक्ष के छाल से क्विनिन? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आता है। क्विनिन मलेरिया एक आम दवा है जो वृक्ष के किस छाल से बनती है बताइए? एक करिश्मे का होगा सी, कुनैन वृक्ष से, ठीक ना। क्विनिन कुनैन, क्विनिन कुनैन याद कर लीजिए, लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। मलेरिया मादा एनफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किसके होता है? एनफ्लीज नामक मच्छर से काटने से होता है। किसके होता है? मलेरिया एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी नामक वाहक से होने वाली बीमारी। देखिए प्लाज्मोडियम को कैरी करता है एनफ्लीज, ठीक है ना। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्लोरोक्विनिन दवा की प्रयोग होता है, जिसे कुनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चलिए 42वें प्रश्न पे आते हैं। बहुत अच्छा। 42वां प्रश्न क्या है हमारा? कि वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेक डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है, ठीक है। देखिए वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसके द्वारा जो बच्चे को निकालते हैं। 42वां का क्या होगा? ये होगा चेहरे में सूक्ष्म चोट आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। देखिए वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेक डिलीवरी में चेहरे में सूक्ष्म चोट, बच्चे के चेहरे की नसों में नुकसान होना या बच्चे के सिर पर सूजन होना तथा हल्का बाह्य आई ट्रामा आदि बातों का खतरा अधिक हो जाता है, ठीक है। मतलब बच्चों के चेहरे पर चोट आने की चांस हो जाती है फोर्सेक डिलीवरी में। 43वें प्रश्न पाते हैं। इसमें से क्या आसन प्रसरों का संकेत है? कौन क्या आसन जो है प्रसरों का संकेत है? तो 43वें का होगा ए ऑप्शन, लाइटनिंग। क्या होगा? लाइटनिंग। देखिए इम्पेंडिंग लेबर महिला के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन को दर्शाते हैं, ठीक है। इसका सामान्य संकेत और लक्षण 2 सप्ताह बाद तक तथा नियत तारीख से 3 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। इम्पेंडिंग लेबर से कुछ महत्वपूर्ण संकेत लक्षण है। द बेबी ड्राप मतलब बेबी लाइटनिंग, ठीक है। इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट मतलब, ठीक है, मूत्र प्रवाहित करने का जो है वो रेट बढ़ जाता है। म्यूकस प्लग पासिस, म्यूकस जो है पास होने लगता है, म्यूकस जो सफ़ेद कलर का होता है। 10 सर्विक्स डिलेशन, कर्विक्स जो है डायलेशन मतलब कि कर्विक्स जो है फूल जाता है, सूजन आ जाती है। थीनिंग ऑफ द कर्विक्स, या तो कर्विक्स पतला, उसका कर्विक्स के ऊपर की चमड़ी एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। ये सब जो है बेबी लाइटनिंग के सिम्टम्स हैं, ठीक है, लक्षण हैं। 44वें प्रश्न पाते हैं। गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है, ठीक है। 44वां प्रश्न क्या होगा? ऑप्शन डी, अपरिहार्य गर्भपात। क्या होता है अपरिहार्य गर्भपात? मतलब कि जिसकी मतलब कि एक बैग जो होता है उसकी बात हो रही है। अपरिहार्य गर्भपात एक प्रकार का है जहां एक ऐसी स्थिति प्रगति में परिवर्तन होता है जहां से गर्भावस्था में की निरंतरता असंभव हो जाती है, जिसमें योनि में रक्तस्राव और गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना होता है, ठीक है। योनि में क्या हो जाएगा? रक्तस्राव हो जाता है, गर्भाशय ग्रीवा जो है पतला हो जाता है, और जहाँ से गर्भावस्था की निरंतरता, जो यहाँ से गर्भावस्था को निरंतरता के असंभव मतलब होता है कि वहाँ से जो है गर्भावस्था को कंटिन्यू करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसमें क्या होता है योनि से रक्तस्राव होने लगता है और गर्भाशय ग्रीवा पतला हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ रही हैं? तो ये इसको बोलते हैं अपरिहार्य गर्भपात, ठीक। चलिए 45वां बोलते हैं। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियम का प्रभाव, ठीक है। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियम का प्रभाव क्या होता है? तो 45वां का होगा डी, ये सभी होता है। गर्भनाल की आगे की ओर बढ़ना मतलब कि माल प्रेजेंटेशन, प्रसरों के बाद रक्तस्राव, ठीक है। ये सब क्या है? पॉलीहाइड्रेनियम का प्रभाव है। देखिए 45वां बोलते हैं। पॉलीहाइड्रेनियम या हाइड्रेनियम वह असामान्य स्थिति है जिसमें भ्रूण के चारों ओर एनियाम द्रव, ठीक है, इनकी अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है। भ्रूण के गुर्दे द्वारा एनियाम द्रव का स्राव होता है,
जिससे भ्रूण सूत्र द्वारा गर्भ में तैरता रहता है और भ्रूण द्वारा ही श्वसन श्वसन क्रिया में इस द्रव का अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब कि श्वसन द्वारा इस द्रव का अवशोषण हो जाता है। इस तरह अग्न्यान द्रव का गर्भाशय में संतुलन बना रहता है। इसके निम्नलिखित लक्षण है। प्रसव अवधि जो है बढ़ जाती है और परिपक्व प्रसव पीड़ा के कारण अपरिपक्व प्रसव रहता है। जल वाली झिल्ली का जल्दी फटना हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रसव के बाद अतिरिक्त रक्तस्राव हो जाता है। बच्चे की स्थिति का बिगड़ना, जिसमें प्रसव की बहुत कठिनाई हो जाती है। जब झिल्ली फट जाता है तो प्रसव में दिक्कत तो होगी ही। अम्बिलिकल कार्ड, गर्भनाल का बढ़ जाना, ठीक ना, एवं बच्चे के चारों तरफ जाल सा बन जाना। ठीक है, चलिए 46वें क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसिस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या होता है? ठीक है ना, अब देखिए 8वें महीने में लेटरल फोर्निसिस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या होता है? 46वें क्वेश्चन की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन होगा डी, असिएंडर लक्षण। क्या होता है? असिएंडर लक्षण। गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसिस में बढ़ा हुआ पल्सेशन असिएंडर का लक्षण है। असिएंडर गर्भावस्था का 8वां महीना में बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। ठीक है, 9 महीने में तो बच्चा डिलीवरी होता है। इस महीने में बच्चे की शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े व मस्तिष्क का विकास प्रगति पर होता है। ठीक है ना, 8वें महीने में किसका विकास प्रगति पर होता है? फेफड़े और मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए 47वें प्रश्न पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? ठीक है, तो 47वां प्रश्न का आंसर होगा सी, मतलब इसे छोड़कर सी को छोड़कर सभी बाकी सभी काम करता है। देखिए, प्रसव के दौरान प्लेसेंटा के प्रमुख कार्य, ठीक है ना, प्रसव के दौरान प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? गर्भनाल महिलाओं के शरीर का अभिन्न अंग होता है, जो गर्भावस्था के दौरान बच्चों की सुरक्षा और उसके विकास में महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा बच्चे को भोजन और सांस मिलता है। वो यह रक्तस्राव से पदार्थ की अदला बदली करता है। ठीक है ना, यह चयनात्मक अवरोधक का कार्य करता है। गर्भनाल बच्चे में से बच्चे को क्या करता है? जीवित रखता है। विषाणु आदि रोगजनक प्लेसेंटा में से भी विसरित होते हैं। ठीक ना, विषाणु आदि रोग जनक प्लेसेंटा में से विसरित होते हैं। गर्भावस्था में माता में संक्रमण होने पर ये विषाणु प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ में भी पहुंच जाते हैं। भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने में बचाने का कार्य एमनियोन का है। किसका है? एमनियोन का। भ्रूण को गीला रखकर उसे सुखाने का काम जो है एमनियोन का है। ठीक है, ये मतलब कि गर्भनाल का नहीं है। देखिए, बड़ा ये सब बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको बार बार सुनिएगा। देखिए 48वां प्रश्न है, पित्त ज्वर का टीका है। पित्त ज्वर का टीका क्या है? ठीक है ना, तो 48वां का होगा बी, 17D टीका। पित्त ज्वर का टीका कौन सा है? 17D टीका। देखिए, पित्त ज्वर एक संक्रामक एवं तथा खतरनाक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? ज्वर होता है, वमन होता है, मानदंडी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति हो जाती है, रक्तस्राव होता है, पीलिया भी होता है। इस रोग के कारण सूक्ष्म विषाणु होते हैं। इस रोग के कारण होता है सूक्ष्म विषाणु माने वायरस होते हैं। पित्त ज्वर के टीके को 17D का टीका कहते हैं। ठीक ना, इसके एक डोज से ही पित्त ज्वर क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसकी एक डोज से ही जो है पित्त ज्वर जो है समाप्त किया जा सकता है। 49वें प्रश्न पे आते हैं। सेकुअल थ्योरी दी गई है। ठीक है, सेकुअल थ्योरी जो है किसके द्वारा? साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो है फ्राइड द्वारा। देखिए, फ्राइड वियना एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे और मनोचिकित्सक थे। क्या थे? फ्राइड वियना क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे। फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार के थ्योरी द्वारा मनोरोगियों का उपचार किया। उनके अनुसार मानव जीवन में इनका अहम रोल होता है। यदि इन्हें पूरा न किया जाए तो दमिक इच्छाएं कुंठित होकर भांति भांति प्रकार की रोगों को जन्म देती है। मतलब कहने का मतलब कि हर इंसान को जो है सेक्सुअल ज़रूरत होती है सेक्सुअलिटी की, तो मतलब कहने का मतलब कि अगर
वो नहीं मिलेगा तो क्या होती है, वो कुंठित हो जाता है, उसके भांति भांति प्रकार के रोग होती है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दिया है, ठीक है, तो वो दिए हैं फ्राइड साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 50वां और आज इस वीडियो का अंतिम से प्रश्न, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम, ठीक है, तो वो है सी, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है। विकास के सिद्धांतों में अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत जो है अति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बालक या व्यक्ति को की विकास की दर भिन्न होती है, ठीक है ना। देखिए हर बच्चे का विकास जो है पेट में अलग अलग तरीके से होता है, बाद में भी अलग अलग तरीके से होता है, सबके जो है शारीरिक जो माता पिता से जीन्स मिलते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, वातावरण पर डिपेंड करते हैं, कैसा भोजन है, कैसी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर भी विकास एक निश्चित दिशा में होता है, विकास दो दिशाओं में होता है, वे भिन्न क्रम है। देखिए विकास जो विकास की दो दिशा हैं, पहली दिशा क्या है, सिर से पैर की ओर, ठीक ना। उसमें क्या होता है, विकास सिर से पैर की मस्तका धूमुखी होता है, अर्थात पहले बच्चे का सिर बनता है और फिर क्या होता है, पैर बनता है, ठीक है ना। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, मतलब शरीर के विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनता है। देखिए स्पाइनल कार्ड क्या होता है, पीठ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वो स्पाइनल कार्ड होता है, और जो ऊपर हल्का माथे के पीछे तक वो है। तो कहने का मतलब कि दो थ्योरी है, एक जो है सिर से पैर, पहले सिर बनता है फिर पैर की ओर बनता है, फिर इसमें क्या है, दूसरा में क्या है कि पहले स्पाइनल कार्ड बनता है फिर जो है दोनों तरफ का विकास, फिर हृदय इस क्रम में विकास होता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो से यहीं खत्म करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा पीटी का भी वीडियो देखिए, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा, रिवीजन भी है, और ग्राफ जिन भाई बहनों का जो है थोड़ा सा कमज़ोर है वो बिल्कुल देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं।